सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दक्षिण भारत में श्रीरंगपट्टम का एक मंदिर है, गुजरात में गिरनार का मंदिर है। इस श्रीरंगपट्टम के मंदिर में एक सहस्त्र स्तंभों का मंडप है, लगभग 1000 स्तंभ हैं। इसी प्रकार से रामेश्वरम मंदिर है। रामेश्वरम मंदिर को आप देखते हैं तो उसके अंदर जो पिलर दिखाई देते हैं वो एक बिंदु के ऊपर खत्म हो जाते हैं। अब सारे पिलर यदि एक बिंदु के ऊपर खत्म होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि सारे पिलर, उसके अंदर 1 मिलीमीटर की, 1 इंच की हाइट भी ऊपर नीचे नहीं हुई है। इसके अंदर किस प्रकार से छत के ऊपर भी कारीगरी की है। हमारे यहां ऐसी बहुत से मंदिर हैं, ऐसी कारीगरी है जिसमें छत के ऊपर भी कारीगरी की गई है। अजंता की गुफा में एक बुद्ध की प्रतिमा है जिसके बारे में हमने बात किया। विजयनगर साम्राज्य की हम बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य जो अभी जिनके अवशेष बाकी हैं, उस विजयनगर साम्राज्य में विट्ठल मंदिर शिल्पकला का एक ऐसा नमूना है कि दक्षिण भारत में एक ऐसा मंदिर है, उस मंदिर के अलग अलग पिलर में आप एक पिलर के ऊपर कुछ आप आघात करते हैं, उसको बजाते हैं तो सा की ध्वनि निकलती है, फिर रा की ध्वनि निकलती है, सारे गामा पा, सारे स्वर, 7 स्वर वहां पर निकलते हैं। दूसरा, उसमें आगे ऐसे पिलर बनाए गए हैं कि एक पिलर को आप यदि बजाएंगे तो उसमें तबले की ध्वनि निकलेगी, उसमें ढोलक की ध्वनि निकलेगी। मतलब वाद्य यंत्रों को पत्थरों के रूप में कैसे ढाला जाए कि पत्थर को यदि बजाया जाए तो उसके अंदर विशेष ध्वनि निकले। तो कितना गहरे दर्जे का हमारे यहां साउंड का विज्ञान रहा होगा, साइंस रहा होगा कि लोगों ने कैसे समझा है कि कहां पर थपेड़ा जाए उसके बाद क्या ध्वनि निकलेगी। इसी प्रकार से हम चित्रकला की बात करें तो अजंता और अलोरा की मंदिरों में जो चित्रकला बनाई गई है, उस चित्रकला में चावल के मांड का, गोंद का, भांग की पत्तियों का इतना प्रयोग किया गया है कि आज से 2000 साल पहले वो बनाई गई तो आज भी ठीक है। और कोई यदि खराब हो गई तो हमारे पास आज इतना उन्नत होने के बाद भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको रिपेयर भी कर सकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के एक साइंस के विभाग ने ये अजंता और अलोरा की जो स्याही से बनी हुई प्रतिमा है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी से और दूसरे माइक्रोस्कोप से इसका डिटेल एनालिसिस किया कि इसके अंदर कौन सी शाही का प्रयोग किया है जो 2000 साल तक चल सकती है। अभी हमारे पास कोई ऐसी शाही नहीं है जो 100, 200, 300 साल से ज्यादा चल सके। एक ब्रिटिश एक्सपर्ट हुए हैं मिस्टर ग्रिफिथ, वो ये कहते हैं कि अजंता अलोरा के मंदिरों को जब हम देखते हैं, उनकी चित्रकारी को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी के शिखर पुरुष थे वो। सृजनात्मकता के उससे ऊंचे और कोई सभ्यता संस्कृति हो नहीं सकती। वो कहते हैं कि अजंता अलोरा की दीवारों के ऊपर जो खड़ी लाइनें हैं, जो पड़ी हुई लाइनें हैं, वो आश्चर्यजनक है और पूरी दुनिया में ऐसी कहीं भी नहीं मिलती। वो आगे कहते हैं कि छत के ऊपर जो चित्रकारी की गई है, जो मूर्तिकला की गई है, उसमें जो एक रूपता है और इसके सृजन में जब हम समझते हैं तो हमें हजारों ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें दिखाई देती हैं जो आज भी हमें समझने में असमर्थ हैं। तो वो कहते हैं कि यह वास्तव में धरती के ऊपर सबसे बड़ा चमत्कार है, इससे बड़ा कोई आश्चर्य हो नहीं सकता। ये बाहर के एक्सपर्ट कहते हैं। हमारे सामने विडंबना क्या है, हमें ले दे के एक ताजमहल के बारे में बताया जाता है। ताजमहल ठीक है, ताजमहल पहले क्या था मैं उसके ऊपर बात नहीं करता, लेकिन केवल ताजमहल, केवल लाल किला, केवल कुतुब मीनार नहीं है। और ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार भी किसने बनवाई है, यह भी एक रिसर्च का विषय है। हमारे पास तो 500 साल का नहीं, पिछले 5000 साल का बहुत गौरवशाली इतिहास है। और 5000 साल का नहीं, हमारी संस्कृति में जब पंडित जी आते हैं ना, और पंडित जी जब मंत्र पढ़ते हैं, जब संकल्प करवाते हैं, तो वो कहते हैं कि 1,96,08,53,121 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है। मतलब हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज इतने पुराने हैं और इतने पुराना हमारा ज्ञान विज्ञान है। ये तो मिट्टी की परतें दबी हुई हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में दबी हुई थी, जैसे अजंता और अलोरा में दबी हुई थी। तो स्थापत्य कला हमारे यहां कैसी हुई है कि हमारे यहां महर्षि भृगु हुए हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग पे शिल्प शास्त्र के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं। वो बताते हैं कि किसी भी वस्तु को भवन निर्माण में, इंजीनियरिंग में प्रयोग करें तो उसके गुणों के बारे में, उसके गुण चिन्ह के बारे में, उसके लिंग के बारे में, उसकी आयु के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में, उस वस्तु
के अंदर जो खिंचाव पड़ेगा, जो बल पड़ेगा, जिसको आधुनिक विज्ञान की भाषा में कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं, उसको वो कितनी झेल पाएगी। तो इसके बारे में बात करते हैं। विश्वकर्मा भगवान के बारे में आपने बात की है। उस जमाने में हमने सोने की लंका बनाई है। भगवान राम के बारे में अब कोई शक नहीं है। वामपंथियों ने जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की ना कि राम तो कभी हुए नहीं, महाभारत और रामायण तो मिथ हैं, माइथोलॉजिकल बुक्स हैं, इनके अंदर तो बस कल्पना से किसी ने, जैसे अलिफ लैला लिखी, जिसने कुछ भी लिख दिया, ऐसे ही एलिस इन वंडरलैंड लिखा, ऐसे ही उन्होंने कुछ भी लिख दिया। तो आज ये साबित हो चुका है, नासा ने राम सेतु को लेकर जो एडम्स ब्रिज का नाम दिया है, और श्रीलंका के अंदर आज भी हवाई अड्डे से लेकर दूसरे स्थान मिलते हैं, उनसे यह प्रमाणित हो चुका है कि रामायण कोई कपोल कल्पना नहीं था, भगवान राम हुए हैं और भगवान राम हमारे पूर्वज थे। तो उस समय सोने की लंका बनाने का काम हमारे इस दुनिया के जो पहले इंजीनियर थे भगवान विश्वकर्मा ने किया है। आज दुख की बात क्या है कि जब इंजीनियरिंग की बात आती है तो हमारे यहाँ जो लाखों बच्चे इंजीनियर बन के निकलते हैं, उसमें से ये कहते हैं जी 80,000 तो ऐसे हैं जो काम करने के लायक ही नहीं है, जिनको नौकरी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि उनके मन में गौरव का भाव नहीं डाला गया कि देखो तुम्हारे बाप दादा यदि कैलाश मंदिर बना सकते हैं, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय बना सकते हैं, हजारों साल पहले लेथ के ऊपर पत्थर को घुमा सकते हैं, इतनी बारीक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो तुम्हारे अंदर उन्हीं का खून है, तुम भी कुछ विशेष कर सकते हैं। तो मोहनजोदाड़ो की जो सभ्यता है उसके अंदर जो नगर मिलते हैं, जो बगीचे मिलते हैं, जो रिहायशी भवन मिलते हैं, वो सब आपने देखे हैं। द्वारिका समुद्र के अंदर डूबी हुई है। द्वारिका के ऊपर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, पुरातत्व एक्सपर्ट ने जो काम किया है, उसमें वो बताते हैं कि द्वारिका एक बहुत विस्तृत नगर था और इसके अंदर जो भवन बनाए जाते थे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बनाए जाते थे। भवनों में खिड़कियों का, दरवाजों का, हवा का भी पूरा ख्याल रखा जाता था। लोथल बंदरगाह है सौराष्ट्र में, जो 2500 साल पहले आज से बनी लोथल की बंदरगाह, वहां पर छोटी नाव नहीं बल्कि बड़े जहाज चलते थे। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में आज आ चुका है, और नगर राखी गढ़ी जैसे खोजे जा रहे हैं। वाराणसी के बारे में यह कहा जाता है कि वाराणसी सबसे पहले, भारतीय शिल्प कला की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले बसाया हुआ शहर नगर माना जाता है, पूरी दुनिया का सबसे पुराना नगर माना जाता है। यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में जो फ्लैट सिस्टम है, आज आप देखिए कि हर 100 में से 80 लोगों का विटामिन डी कम है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बिगड़ा हुआ है, विटामिन बी सीरीज के सारे विटामिन बिगड़े हुए हैं। तो इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि पुराने जमाने में हमारे जो भवन थे, और पुराने जमाने की बात छोड़ दीजिए, आप में से जो गांव में रहे हैं तो गांव में घर बनाने का मतलब क्या होता था कि आंगन जरूर बनाया जाए। अब घर के बीच में जब आंगन बनाया जाएगा तो हवा अपने आप आएगी, आसमान अपने आप दिखेगा। घर के बीच में यदि आंगन बनाया जाए तो विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ भी काम करना है तो आंगन में आकर काम करना है, तो धूप भरपूर मिलती है। आज हमने फ्लैट तो बना लिए 10-10 मंजिल के, 12-12 मंजिल के, हम अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत एक्सपर्ट हो गए, हम बहुत मॉडर्न हो गए। तो उन सारे फ्लैट के अंदर जो लोग रहते हैं बीमार हैं, सुस्त हैं, तरह तरह की बीमारियां लग रही हैं। कोरोना एक महामारी आई, एक वायरस आया, तो इसने बता दिया कि यदि आपके शरीर में थोड़ी सी जिंक कम हो गई, आपके शरीर में विटामिन डी कम हो गया, तो आपकी हड्डियां टूटेंगी, आपके शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा, तो कोरोना अटैक ज्यादा कर सकता है। तो ये विटामिन डी आधुनिक विज्ञान ने तो 1912 के बाद खोजा है। हमने तो हवा पानी का क्या महत्व है, स्वच्छता का क्या महत्व है, हमने विटामिन डी का, धूप का क्या महत्व है, उसको अपनी प्रक्रियाओं में शामिल किया है कि अपने आप को सुखी जीवन जीना है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में बहुत डिटेल में हमारी वैदिक सभ्यता ने, हमारी संस्कृति ने, हमारी जीवन पद्धति ने, हमारे पूर्वजों ने चिंतन किया है और वैसी ही चीजें बनाई हैं। आज मैं पतंजलि योगपीठ से आज आपको संबोधन दे रहा हूं। मैं पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं, जिन्होंने दुनिया के 200 देशों में योग पहुंचा दिया। और दुनिया के 200 देश आज क्या कह रहे हैं कि कोरोना से, महामारी से बचना है, स्ट्रेस से बचना है, एंजाइटी से बचना है, डिप्रेशन से बचना है, डायबिटीज, आर्थराइटिस, हार्ट की बीमारी, हाइपरटेंशन, माइग्रेन पेन, इनसे बचना है तो स्वस्थ जीवन शैली का केवल एक ही तरीका है कि योग करो। यूएस का हेल्थ डिपार्टमेंट, यूके का हेल्थ डिपार्टमेंट अपने सिटीजन्स को लिखित में यह गाइडलाइन जारी कर रहा है कि यदि आपको कोरोना से बचना है, यदि आपको ठीक रहना है तो आप योग करना शुरू करें। तो यह भारत की बहुत बड़ी विजय है। यह भारत
योग भारत को पूरी दुनिया को देने का काम पुराने काल में हमारे पूर्वजों ने किया और आधुनिक काल में एक लंगोटी वाला बाबा एक लंगोटी पहनकर, दो खड़ाऊं पहनकर जमीन पर सोकर पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहा है। और अपने भारत में क्या था कि अपने भारत में मकान हवादार कैसे हो, एयर का सर्कुलेशन कैसे हो, आंगन कैसे हो, तलघर कैसे बनाया जाए, टेरेस कैसे बनाया जाए, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से चिंतन किया जाता था। जब कोई नगर बनाया जाता था ना, तो हमारे यहाँ जो शिल्प शास्त्र होता था उसके अंदर लिखा जाता था कि नगर जब बनाया जाए तो 9 बातों का ध्यान रखना है कि जलापूर्ति हो, पेयजल हो, नदी के किनारे हो या जल का स्रोत हो, जल और मल की शुद्धि कैसे होगी इसका ध्यान रखा जाता था। जब कोई नगर बनाया जाता था तो जो गेस्ट आएंगे उन गेस्ट के लिए मंडप, यात्रियों के लिए विश्रामशालाएं, धर्मशालाएं, अतिथि गृह, लोगों की दिन प्रतिदिन के उत्पादों को बेचने के लिए और दूसरे लोगों को लेने के लिए। आज तो मॉल हम देखते हैं कि मॉल के अंदर सारी चीज मिलती है, तो पुराने जमाने में हाट लगती थी और हाट कोई कई बार परमानेंट नहीं चलती थी कि लोग अपनी खेती किसानी भी करते थे, सप्ताह में किसी एक दिन सब अपनी अपनी उपज लेकर आते थे और एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे, सोने के बदले सिक्कों के बदले ले लेते थे। तो नगर नियोजन में हाट हो, बाजार हो, दंड की व्यवस्था हो, अपराध के नियंत्रण की व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो, बगीचा बाग बगीचा हो, आमोद प्रमोद के स्थान हो, उसके अंदर शिक्षा की व्यवस्था करनी है तो गुरुकुल बनाने हैं, आबादी के लिए आवासीय व्यवस्था करनी है तो घर जो बनाने हैं, सड़कें बनानी हैं, स्वच्छता का ध्यान रखना है, कुछ ऐसे कॉमन स्थान बनाने हैं जहां पर लोग अपने अलग अलग कार्यक्रम संपन्न कर सकें, कार्यशालाएं बनानी हैं, कल कारखानाओं के लिए अलग अलग स्थान बनाना है जहां पर कुटीर उद्योग चल सकें, शमशान बनाना है अंत्येष्टि के लिए, अस्थि विसर्जन के लिए, स्वास्थ्य के लिए वैद्यों की पूरी व्यवस्था करनी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है, जिनको कम्युनिकेबल डिजीज हो गई उनको अलग रखने की व्यवस्था करनी है, मंदिर बनाना है, देवस्थान बनाना है। तो ये सारी चीजें पुराने भारत में जब नगर बनाते थे तो नगर बनाते बनाते ये ध्यान दिया जाता था। दक्षिण भारत में नगर नियोजन के लिए कांजीवरम नाम का एक नगर है जिसके अवशेष अभी पर मिलते हैं। उन अवशेषों को देखकर आज भी दुनिया के जितने भी जो अपने आप को आर्किटेक्ट कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि जी हम बहुत अच्छे मकान बनाने जानते हैं, वो भी दांतों तले उंगलियां जब दबा लेते हैं कि ये नगर कांजीवरम जैसे कितनी दूरदृष्टि के साथ कैसे प्राचीन भारत के लोगों ने किया होगा। एक प्रोफेसर गेडेड हैं, वो ये कहते हैं कि नगर नियोजन के भारत के चिंतन और नागरिक सोच का सबसे उत्कर्ष है, इसके बराबर पूरी दुनिया में कहीं भी जानकारी नहीं मिलती। और वो कहते हैं कि भारत में जितना ये है उतना कहीं पर भी नहीं है। तो ये शिल्प कला में हम अगर चाणक्य के समय की बात करें तो जल की व्यवस्था में, पानी की व्यवस्था में, अपने अर्थशास्त्र में चाणक्य उस समय लिखते हैं कि राजा को जल के संरक्षण के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर वो आगे लिखते हैं, आज देखिए पानी की कमी है, कावेरी का विवाद है, इधर हरियाणा और पंजाब में SYL का विवाद है, भारत और पाकिस्तान के अंदर विवाद है, भारत और चीन के अंदर ब्रह्मपुत्र का विवाद है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर पानी के नाम से युद्ध हो रहा है और आने वाले समय में यह कहा जाता है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के ऊपर भी हो सकता है। तो आचार्य चाणक्य ने बहुत पहले पानी के बारे में कहा है कि राजा को जल संरक्षण करना चाहिए और केवल खुद नहीं करना चाहिए, अपनी प्रजा से भी जल संरक्षण करवाना चाहिए। आचार्य चाणक्य उस समय कहते हैं कि जो बांध बनाया जाए वो कभी भी 2 राज्यों की सीमा के ऊपर नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे बांध बनाने चाहिए। तो जल के ऊपर, पानी के ऊपर बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़े जलाशय बनाए गए हैं, बहुत बड़ा काम बांध बनाए गए हैं। तो अपना भारत विज्ञान और तकनीकी में देखिए, बांध बनाने का काम, तालाब बनाने का काम, मंदिर बनाने का काम, नगर बनाने का काम, जब तक गणित की समझ बहुत अच्छी नहीं हो तब तक नहीं बनाया जा सकता। हमारे पास धातु विज्ञान बहुत अच्छा नहीं हो तब तक नहीं हो सकता। और हमारे पास यदि शिक्षा व्यवस्था नहीं हो तो हम ये सभ्यताओं का, संस्कृतियों का, नगरों का निर्माण नहीं कर सकते, इन भवनों का निर्माण नहीं कर सकते। आपको कुछ मंदिर मैं दिखाता हूं जो अभी आप सोशल मीडिया में भी देखते होंगे और कुछ ऐसे हैं जो आपको नहीं मिलते। राघवेंद्र जी हैं, उन्होंने अपने फेसबुक के ऊपर अभी थोड़े दिन पहले एक पोस्ट की तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो मैं आपके सामने चित्र साझा करना चाहता हूं। ये देखिए, ये एक पिलर एक बिंदु के ऊपर मिल रहे हैं, इसका मतलब सबकी हाइट एक जैसी है, सबकी लंबाई चौड़ाई मोटाई एक जैसी है। हमें सेंटर का ज्ञान था, हमें बैलेंसिंग का ज्ञान था और हमारे पास माप के यंत्र थे, ऐसे माप के यंत्र थे जो मिलीमीटर में माप सकते थे, मिलीमीटर के भी 100वें हिस्से में माप सकते थे। तो ये कैलकुलेशन हमने की है। यदि मैथ नहीं होता, हमारे पास विज्ञान नहीं होता, हम लेवल करना नहीं जानते, तो ये मंदिर एक सीध में मिल नहीं सकते। ये देखिए, ये मंदिरों की एक और कारीगरी है। आगे ये देखिए, ये पिलर कैसे मशीन से बनाए होंगे और आप छत देखिए आगे,
ये देखिए एक और मंदिर आगे, ये देखिए एक और मंदिर, छत के ऊपर कितनी कारीगरी हुई है। ये मंदिर देखिए कितनी महीन कारीगरी है। क्या बिना ट्रिग्नोमेट्री के ये कारीगरी हो सकती है? कोई कल्पना भी कर सकता है कि एक डिजाइन दूसरे डिजाइन के जैसा बनेगा? बन ही नहीं सकता। जब तक आपके पास मैथ नहीं होगा, आपने पत्थर के टुकड़े को ले लिया, आपके पास टूल है, आपके पास कला है, लेकिन यदि गणित नहीं है तो आप ये बना नहीं सकते। और आगे चलिए, ये देखिए मंदिर की कारीगरी देखिए। और आगे चलिए, ये देखिए मंदिर के पिलर की कारीगरी देखिए कि सब गणेश जी एक जैसे बनाए हैं। पत्थरों से कैसे कारीगरी की है कि पत्थर बात करते हैं, पत्थर बोलते हैं। और आगे चलिए, ये देखिए, अब ये देखिए इसमें एक मूर्ति देखिए आप, ये मूर्ति है तो ये हमारी किसी उस समय किसी देवी की या किसी महिला को रिप्रेजेंट करते हुए मूर्ति है। तो किसी भी मूर्ति को आप देखेंगे तो उसके पैरों में भी सोने चांदी के आभूषण हैं, गले में भी है, और केवल पैरों में, उंगलियों में और गले में नहीं है, कान में और नाक में नहीं है, बालों के ऊपर भी है। गले में एक चेन नहीं है बारीक, कोई 1 तोला की 2 तोला की चेन है कि 10 ग्राम 20 ग्राम सोने की चेन मिक्सिंग वाली पहन ली। कमर के ऊपर कमरबंद लगाया गया है, कमर के ऊपर भी सोना है। मतलब इतना सोना चांदी पहना है कि यदि वस्त्र ना पहने तो भी शरीर के जो छुपाने वाले हिस्से हैं उन हिस्सों को छुपाया जा सके। ये कैलाश मंदिर जो आपको पहले दिखा चुके, देखिए ये बहुत, एक व्यक्ति इसके सामने इतना दिखाई देता है, तो ये कैसे लेजर कट किया होगा, ये अपने आप में शोध का विषय है। आज भी ये माना जाता है कि आज भी किसी बड़े से बड़ी कंपनी को लगा दिया जाए तो वो कैलाश मंदिर जैसा मंदिर नहीं बना सकता। वो यहाँ ट्रंच तो बना सकता है, खाई बना देगा, यहाँ बना देगा, लेकिन ऊपर से नीचे व्यवस्थित तरीके से काटकर जितनी बारीकी से मूर्तियां बनाई जा सकती हैं, उतनी बारीकी से मूर्तियां आज हजारों करोड़ रुपए भी खर्च करके हम बना नहीं सकते। ये देखिए एक एक माता और एक एक मूर्ति की फोटो देखिए आप, मूर्ति ने कितने आभूषण पहने हुए। कान के अंदर आभूषण है, फिर बाजू, गले के अंदर आभूषण है, फिर बाजू के अंदर आभूषण है, फिर कलाई के अंदर आभूषण है, फिर हर उंगली के अंदर आभूषण है, कमर के अंदर आभूषण है, फिर पैरों के अंदर आभूषण है, फिर उंगलियों के अंदर आभूषण है। तो इसका मतलब सोना चांदी हमारे पास खूब होता था, हम कोई गरीब देश नहीं थे। अब ये देखिए इस मंदिर का ये पिलर है, 20 फीट 25 फीट का पिलर होगा, तो इसमें देखिए कितनी बारीक से डिटेलिंग की गई है। और आगे चलिए, ये मंदिर देखिए, और आगे चलिए, मीनाक्षी मंदिर, ये मंदिर देखिए, ये मंदिर, ये देखिए मंदिर का एक हिस्सा। और आगे चलिए, ये देखिए एक किले का हिस्सा। ये जो ऐसे किले हैं, मतलब हमारा राजा कोई युद्ध पर गया और युद्ध में उसने विजय प्राप्त कर ली, तो अपने नाम से, जैसे राजा जय सिंह थे तो जय पोल के नाम से एक पोल बना दी। कितनी चौड़ी है? 150 फीट चौड़ी। कितनी ऊंची है? 250 फीट ऊंची। ये देखिए अजंता एलोरा की गुफा के बीच का अंदर का, ये पहाड़ को काट कर बनाया गया है। और आगे चलिए, ये एक हमारा और मंदिर है। और आगे चलिए, ये मंदिर, एक और मंदिर है। ये देखिए छत के ऊपर कितनी कारीगरी की है कि आज आप किसी भी बड़े से ब्रांड के शॉपिंग सेंटर में जाते हैं ना, तो बड़े ब्रांड के शॉपिंग सेंटर फॉल सीलिंग भी नहीं लगाते, ऊपर से छत को काली कर देते हैं, केवल लाइट लटकाते हैं। वो कहते हैं क्या? वो कहते हैं कि जी छत को यदि हम ब्लैंक छोड़ दें ना तो दीवारों का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो जिससे दीवारों के ऊपर जो सामान रखा उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। तो छत को वो ऐसे ही छोड़ देते हैं कि काली करके, वायर वूर पाइप पुइप दिख रहे हैं, केवल लाइट लाइट लगा देते हैं, बाकी कुछ भी उसको फॉल सीलिंग नहीं करते। तो हमारे यहाँ मंदिर बनाने वालों के पास कितना समय होता था कि छत के ऊपर भी वो नक्काशी करने का काम करते थे। ये देखिए जैसलमेर का एक किला है, जैसलमेर के किले में अभी भी 80 किलो सोना तो छत के ऊपर लगा हुआ है। और आगे चलिए, ये एक और मंदिर है। और आगे चलिए, ये देखिए छत के ऊपर कितनी कारीगरी है, बारीक कारीगरी है। और एक एक मूर्ति को देखिए, एक एक मूर्ति के साइज को देखिए। अब ये इतनी जटिल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि आपको यदि ये छत बनानी है, पत्थर के एक टुकड़े से बनानी है, तो आपके पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये देखिए किस प्रकार से गहने पहने हुए हैं। और चलिए, ये तो 500 साल पुराना महाराणा कुंभा का बनाया हुआ विजय स्तंभ है। और आगे चलिए, ये देखिए ये अजंता अलोरा की गुफा है। व्यक्ति कितना बड़ा दिखाई देता है, कितनी मंजिलों में पहाड़ को काटकर कई मंजिलों का भवन अंदर बना दिया। बाहर से भवन बनाना तो बहुत आसान है। और आगे चलिए, ये देखिए बावड़ियां, ऐसी बावड़ियां राजस्थान के कोने कोने में है। और आगे चलिए, और आगे चलिए, ये देखिए, और ये तो पिछले 500-700 साल में बनाए हैं हमारे भारत में। यदि इन हवा महल के सामने, इन इमारतों के सामने आपको कहीं पूरी दुनिया में कोई शिल्प विज्ञान दिखाई देता है? और आगे चलिए, ये देखिए कितने जेवर पहने हुए हैं, सिर से लेकर पैर तक कितने जेवर पहने हुए हैं। और आगे चलिए, ये देखिए एक पत्थर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी को कैसे दिखाया हुआ है, कितनी बारीक कारीगरी है। और आगे चलिए,
ये देखिए कितनी महीन कारीगरी है। और आगे चलिए, अब ये मंदिर बनते थे तो कहीं ना कहीं बजट भी होता था, और ये लौह स्तंभ तो अभी भी दिल्ली में है। आप और हम जो दिल्ली आते जाते रहते हैं वो देख सकते हैं, ये वेल्डिंग किया हुआ है, ये सिंगल पीस नहीं है। आज जितनी भी वेल्डिंग की टाइप हैं उसमें वेल्डिंग बिल्कुल दिखाई ना दे, ऐसी कौन सी वेल्डिंग है आप सोच सकते हैं। तो अलग अलग पीस में उस समय कैसे ये वेल्डिंग किया होगा, और ऐसे लोहे का कौन सा ग्रेड बनाया होगा कि जिसके ऊपर आज तक जंग नहीं लगा। और आगे चलिए, ये देखिए एक तालाब है, जलाशय, मतलब हम तालाब भी बनाते थे तो उसके ऊपर इतनी कलाकारी कर देते थे। और आगे चलिए, ये नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा। और आगे चलिए, और आगे चलिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा से भी पुराना विश्वविद्यालय। चलिए, ये हमने आज कुछ थोड़ी सी शिल्प विज्ञान की बात की, और बहुत सी चीजें छूट गई हैं। पत्थर की कैसे चेन बनाई है, किस प्रकार से पत्थर के ऊपर और क्या क्या कारीगरी की है, ये बहुत सी चीजें तो छूट गई हैं जिसके बारे में हम बाद में बातचीत करते रहेंगे। यदि आपको ये ठीक लगा हो और आप इससे सहमत हों तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको शेयर कीजिए और योग को, आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाइए। पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी रोज सुबह प्रातः 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आस्था टीवी के ऊपर योग सिखाते हैं। हमें एलोपैथी की कोई दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। आज एलोपैथी कंपनियों का संकल्प है कि हमें हर व्यक्ति को बीपी का, डायबिटीज का मरीज बनाना है, उससे हमें बचाना है। और अपने जीवन में अपने बच्चों को अजंता एलोरा की गुफाएं, अंडमान निकोबार का काला पानी, रानी झांसी का किला, या आप ये नालंदा और विश्वविद्यालय के अवशेष ये जरूर दिखाएं, अपने भारत के गौरव के बारे में बताएं। और आपको ठीक लगे तो आप राकेश भारत के नाम से जिस पेज के ऊपर आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं, इसको आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको ठीक लगा हो, आप किसी बड़े ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो इसको शेयर कर दीजिए। इसको एक बार आप अपनी फेसबुक के ऊपर शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसका लिंक कॉपी कीजिए, और व्हाट्सएप से जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं आपकी टाइमलाइन के ऊपर आप इसको शेयर कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं कोई बहुत अधिक एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एक राष्ट्रभक्त हूं, देश के लिए प्रेम करता हूं और पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में सेवा करता हूं। तो मेरे मन में है कि पूज्य महाराज जी ये चाहते हैं कि भारत को परम वैभवशाली बनाया जाए, तो इसके लिए हम हमारे पूर्वजों के ज्ञान विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। इस काम के लिए थोड़ी सी जो जिज्ञासा है वो बातचीत मैंने आपके सामने रखी है। बाकी ये विषय तो इतना है कि इसके ऊपर कम से कम 1 लाख पीएचडी की जा सकती हैं, और ये करने की आवश्यकता है ताकि हम पूरी दुनिया को दिखा सकें। जैसे योग हमने पूरी दुनिया को अभी दिखा दिया, ऐसे ही ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनको पूरी दुनिया को दिखाने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।